इस लेक्चर में बेसिकली हम करेंगे दैट इज़ द अवर फिज़िकल ज्योग्राफी हम इस लेक्चर में पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पूरी बुक को 11th क्लास की जो बुक है उस पूरी बुक को हम करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन हुआ अर्थ का। इसमें से सबसे पहले अर्ली थ्योरीज़ हैं जो कि बात करती है ओरिजिन ऑफ अर्थ की, ना कि यूनिवर्स की। इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ आई हैं, जैसे कि सबसे पहला है नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि कहता है कि भैया एक तरीके से एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर था, उसके बाहर ऐसा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर था, उस क्लाउड में डस्ट पार्टिकल्स एंड हमारी जो है गैसेस थी जो कि लेटर कंसोलिडेट होती हैं और एक तरीके से प्लैनेट्स को या फिर कहें तो अर्थ को फॉर्म करती हैं। बाइनरी थ्योरीज आती हैं जिसमें बाइनरी का मतलब होता है दो। यहाँ पे दो स्टार्स थे बेसिकली, एक वेंडरिंग स्टार था, एक हमारा स्टार था। एक वेंडरिंग मतलब घूमता फिरता एक स्टार आया, इससे टकराता है और उस पर हमारे वाले स्टार में से कुछ एक्सटेंशंस निकाल देता है सिगार शेप, और ये जो एक्सटेंशन निकलते हैं बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी ऑफ द सन इसी के राउंड राउंड घूमने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस आती है, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे एक सन था और यहाँ पे क्लाउड भी था, लेकिन वो बोलते हैं जैसे जैसे उनके वो रोटेशन कर रहा था वैसे वैसे क्या हो गया, उसने एक डिस्क शेप ले ली और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्रीशन का प्रोसेस होता है। एक्रीशन का मतलब है कि परत के पे परत जमती है और ज़्यादा कंसोलिडेट होता है मटेरियल, प्लैनेट्स बनते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरीज़ का, तो इसीलिए ये वाली जो थ्योरीज़ हैं रिजेक्ट की गई थी, ये ध्यान रखना बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न थ्योरीज जो हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करती है, पूरे यूनिवर्स की ही बात करती हैं, जिसमें से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी, और जिसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो कि ये कहता है क्योंकि एक छोटी सी मटेरियल था जिसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होके और एक छोटा सा मटेरियल था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था और एकदम से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर पूरा क्या हुआ, एक यूनिवर्स बन गया और यूनिवर्स में गैलरीज बन गई, गैलेक्सी सॉरी, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से हो गया, ऐसा बोलता है, ठीक है। और और इसका एक एविडेंस भी हमें मिला है, कि हाँ भैया जो डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बढ़ भी रही है, ऐसा दिखता भी है, ऐसा हमने मतलब निकाला है। अदर थ्योरी स्टेडी स्टेट है जो कि सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ओनली बिग बैंग थ्योरी जो कि एक्सेप्टेड है। तो ध्यान रख लेना है कि स्टेडी स्टेट से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस रिगार्डिंग थ्योरी है। अगर हम बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। जब ये ब्लास्ट हुआ था जो मैटर है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट था, इसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंसेस आ गए और इसकी वजह से ग्रेविटी का एक वर्क हुआ कि जिसकी ज़्यादा डेंसिटी थी उसका ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स था, और उसकी वजह से उसने बाकी छोटी वाली डेंसिटी एंड ग्रेविटी वाली ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जो गैलेक्सी है वो इस तरीके से फॉर्म हुई है एज अ नेबुला, क्लाउड की तरह, जिसमें लोकलाइज जो हमारी लम्स ऑफ गैसेज है जो ये वाले हैं, ठीक है, पूरा क्लाउड है जिसमें ये सारे, जिनमें ज़्यादा ग्रेविटी हैं और उनके आसपास दो चार चीज़ें ऐसे ऐसे घूम रही हैं, उनको हमने क्या कहने दिया, ये हमारे स्टार है। लोकलाइज लम्स ऑफ गम्स इज अ लम्स ऑफ गैस इज अ स्टार, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे हुई हमारी प्लैनेट्स की, तो इसी तरीके से नेबुला वाली कहानी है, जो एक अर्थ है, देखो एक गैलेक्सी सॉरी ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि हमारा ये जैसे गैलेक्सी बनी है ना, वैसे ही सेम उसी प्रोसेस के साथ हमारी क्या बनी है, प्लैनेट्स भी बने, मतलब जैसे गैलेक्सी में स्टार्स बने उसी तरीके से प्लैनेट्स बने, ठीक है। तो ये पूरी गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे ये हमारे हैं स्टार हैं, ठीक है, सन स्टार एक ही बात है, एंड बाकी हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें डॉट्स बनाई है मैंने, ये हमारा प्लैनेट्स है। तो हुआ क्या इस नेबुला में, अब ये वाला जो नेबुला है इसके पास का है, उसमें वर्क वही ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो क्या हो रहे छोटे छोटे प्लैनेट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसको हम प्लैनेट्स टेसिमल्स बोलते हैं। उसके बाद एक्रीशन प्रोसेस होता है, मतलब इसके ऊपर और अट्रैक्शन होती जाएगी, ये बड़ा होता जाएगा और एक टाइम पीरियड बाद ये अपनी परफेक्ट शेप ले लेकर एक लार्ज बॉडी बन जाएगा, जिसको हम प्लैनेट कहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, इसमें तो 8 प्लैनेट है, 4 इनर है, 4 आउटर है। इनर जो है वो सॉलिड है, आउटर जो है गैशियस है, वो क्यों है, यहाँ पे रोल आ जाता है सोलर इंसुलेशन का, क्योंकि ये पास है इनर वाले, तो यहाँ से जिस सोलर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सारी गैस जो है वो उड़ गई, ठीक है। वहीं पे जो दूर है आउटर है, उनमें सोलर रेडिएशन का इतना अच्छा काम नहीं हो पाया। अदर एसेंशियल बॉडीज़ की बात करें तो एस्ट्रॉइड है, कमेट है, मेटेरॉइड्स हैं। तो एस्ट्रॉइड्स कुछ नहीं होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि हमारी सराउंड करते हैं हमारे अर्थ को। कॉमेट्स हमारे थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, एंड हमारे अगर बात मेटेरॉइड्स तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए आगे हमने पूरा चार्ट लगा रखा है कि इस चीज़ में कोई भी हमें वो नहीं होनी चाहिए। तो बात करें एस्ट्रॉइड का, तो रॉकी बॉडी होती है, स्मॉलर देन प्लैनेट होती है, जो कि अर्थ को मतलब सन को ऑर्बिट करते हैं। मैंने अर्थ बोला तो ध्यान रखना सन है, ठीक है।
वहीं पे क्या बात करूँ, मीटेरॉइड एंड मीटराइट एंड हमारा मीटियोर जो है वो क्या होता है, तो मीटेरॉइड भी होता है एक रॉक या मेटेलिक ऐसा ही एक टुकड़ा होता है, ठीक है, फ्रेगमेंट होता है, एस्टेरॉइड का ही ये टुकड़ा होता है, फिर कमेट ऑफ प्लैनेट, मतलब किसी भी चीज़ का टुकड़ा है ये, ठीक है, जो कि हमारे स्पेस में है। जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें दिखती है जब ये मीटेरॉइड हिट करता है अप इन द एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे अर्थ में ना डिफरेंट डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका कोई रिफ्लेक्शन होता है एंड इस तरीके से आग का गोला ही बन जाता है और रफ्तार से भी आता है। वहीं पे जब हमारे अर्थ को टच कर लेता है, जब मीटेओर फ्रेगमेंट दैट रीचेज द अर्थ, तो उसको मीटेओराइट कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, मीटेओरॉइड, तो रॉइड, रॉड से हमने क्या करा है, मिट्टी और टीओर, मिट्टी और मिट्टी और मतलब मिट्टी को खोदा है, ठीक है, रॉड से हमने मिट्टी को खोदा है एंड फिर राइट, उससे क्या हो गया, राइट्स हो गए, मतलब दंगे हो गए, ऐसे याद रखेंगे। तो रॉइड, मिटियोर, राइट, तो रॉइड पहले है, राइट बाद में है और मिटियोर हमारा बीच में है, ठीक है। उसके बाद करें अगर हम कॉमेट्स के, तो कॉमेट्स आइसी बॉडी होती है जो कि रिलीज होती हैं गैसेज एज इट ऑर्बिट्स द सन, सर को ऑर्बिट करती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे थोड़ा से लास्ट पैटर्न जो नेपच्यून है उसके बाद ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मून की, तो उनकी फॉर्मेशन क्या हुई है, तो उस पर भी थ्योरीज दी गई हैं। और क्या थ्योरी दी गई है कि एक रोटेशन करता है, जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा था, उसकी वजह से एक डबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और वो बाद में सेपरेट हो जाता है, मतलब ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है और उसकी वजह से रोटेशन के कारण ये सेपरेट हो जाता है, तो एक अर्थ बन जाता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एंड वही हमारा क्या है, कहीं ना कहीं मून बन जाता है। इसका प्रूफ उन्होंने क्या दिया कि भैया इसका प्रूफ ये है कि जो गड्ढा पैसिफिक में बना है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकला हुआ मून है, ठीक है। एक्सेप्टेड थ्योरी लेकिन ये नहीं है, रिजेक्ट कर दी गई थी। बिग स्प्लैट है, बिग स्प्लैट का मतलब है एक बिग बॉडी जो है कोलाइड करती है अर्थ के साथ, मतलब ऐसे अर्थ है हमारा प्यारा अर्थ है, उसके साथ एक बड़ी बॉडी ऐसे टकरा के चढ़ जाती है, मटेरियल सेपरेट हो जाता है हमारे अर्थ से, और वो हिस्सा जैसे कि मतलब वो वाला था ना बाइनरी थ्योरी में पढ़ा था कि सन से निकला तो प्लैनेट्स बने, इसी तरीके से क्या होता है कि जो अर्थ से मटेरियल निकलता है वो मटेरियल कंसोलिडेट हो जाता है और अर्थ की ग्रेविटी के साथ घूमने लगता है, तो हमारा मून बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। आगे हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के, तो सबसे पहले हम बात करें लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है हमारी उसका कैसे हुआ, तो देखो डिफरेंस थी डेंसिटीज़ में, उसकी वजह से लेयर्स फॉर्म होती है, जो हमारी कोर है, क्रस्ट है, ये सब कुछ विद टाइम कूल डाउन होता है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ऊपर का हिस्सा सबसे पहले ठंड होता है और क्रस्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। अगर मैं बात करूँ वहीं पे एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर की, तो इसके कुछ सारे स्टेजेस और इकट्ठा ही हुआ साथ में, ठीक है। सबसे पहले लॉस होता है प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर का, मतलब प्राइमोडियल मतलब जो पहले का एटमॉस्फेयर, अर्थ के बाद जब अर्थ बना था तो उसके पास भी अपना एक एटमॉस्फेयर था, तो जो एटमॉस्फेयर पहले का था उसका लॉस होता है। कब होता है, सोलर रेडिएशन से, मैंने देखा था, बोला था कि सोलर रेडिएशंस आती हैं तो पहले वाले गैस क्या है उड़ जाती हैं, पहला वाला एटमॉस्फेयर उड़ जाता है। फिर कूलिंग प्रोसेस होता है, तो अंदर से क्या होता है, वाटर वेपर एंड हमारी गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। तो बाटी दाल बाटी वाला जो है कंसेप्ट है कि जो चीज़ बाहर से ठंडी दिखने लगती है ना, जैसे कुछ भी चीज़ है, कटोरी में सब्जी डालो ऊपर से मलाई आ जाएगी और एक तरीके से एक स्ट्रक्चर एक ठंडी हो जाती है वो, वहीं नीचे से क्या होता है कि अंदर से बहुत गर्म होती है और जैसे हम थोड़ा सा उसको टच करते हैं तो वो बहुत सारी हवाएं निकालना शुरू कर देती हैं, ऊपर वेपर आ जाना शुरू हो जाते हैं, तो वेपर एंड गैसेज रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं डीगैसिंग प्रोसेस। और इन सारे वेपर से वेपर क्या होंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर का टेम्परेचर तो कम है, तो कंडेंस हो जाते हैं, तो फिर वो क्या है, रेन की फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो ओशंस थे वो फॉर्म होते हैं, मतलब एक तरीके से जो गड्ढे थे, जो डिप्रेशंस थे अर्थ के सरफेस पे, उस पर पानी भर जाता है और ओशंस फॉर्म होते हैं। उसके बाद ओशन में प्लांट आते हैं, प्लांट से फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन जो है हमारी ऐड होता है स्टेज में, ठीक है, ऐड होता है एटमॉस्फेयर में। पहले के टाइम पर एटमॉस्फेयर में नहीं था ऑक्सीजन, ठीक है, पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना था, ठीक है, हीलियम से, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन होता है तो फिर और लाइफ फॉर्म होती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो सबसे बड़ा है सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें क्या पता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, सोर्सेज कहाँ से, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज है, दो टाइप के हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज है। डायरेक्ट सोर्सेज में हमें माइनिंग करी है, हमने खुदाई करी, अर्थ को खोदा है, खोदने से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स लगाए, मतलब ओशन में नीचे नीचे गड्ढे करना, एंड वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन में भी जो नीचे की चीज़ है वो बेसिकली वॉल्केनो के उससे क्या है, अर्थ पे ही आई है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट में बात करें तो मीटियोर्स जैसे हमने देखा था कौन से थे, जो हमारे अर्थ में क्या है, अर्थ पे आते हैं, ठीक है, अर्थ पे आते हैं। बेसिकली ऐसा माना गया ना, बिकॉज बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, एक ही चीज़ से हम सारी चीज़ की शुरुआत हुई, तो जितनी भी ऑल द थिंग्स इन द एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं, मतलब एटमॉस्फेयर स्पेस में जो भी चीज़ें हैं वो सब एक ही चीज़ से बनी है, कि मैटर से बनी है। तो अगर हम उनको पढ़ते हैं तो एक तरीके से हम अर्थ को भी पढ़ रहे हैं। तो मीटियोर्स को पढ़ने से ग्रेविटेशन का भी रोल होता है कि ग्रेटर एट पोल है एंड लेस एट इक्वेटर, ऐसा हमें पता चलता है। और वो से क्या हमें पता चला है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द कोर से, और इसी को हम ग्रेविटी एनोमली कह रहे हैं। मतलब ये बोल रहा है कि देखो हमारा जो अर्थ है वो इस तरह का है जहाँ पे पोल्स पे हमारी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, मोर,
यहाँ पे हमारी थोड़ी लेस होती है क्योंकि थोड़ा सा वो है, दूर है। तो इससे हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो कोर है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, और कोर में कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रेविटी को होल्ड कर रही है, राइट। तो इस तरीके से हमें इंटीरियर के बारे में पता चला, राइट। उसको हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। मैग्नेटिक जो सर्वेज हुए हैं वही, उससे मैग्नेटिज्म भी इफेक्ट होता है, ठीक है। सीज्मिक एक्टिविटीज़ जो आती है, सीज्मिक एक्टिविटीज़ मतलब जो अर्थक्वेक की वेव्स आती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का हिलना और रिलीज होती है जिससे कि एनर्जी अलोंग द फॉल्ट, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा जो अर्थ है जो हिला है वहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी फॉल्ट के फॉर्म से, जो कि और क्या करेंगे, वेव्स ट्रैवल करती हैं। जैसे एनर्जी रिलीज, एनर्जी एक वेव्स की फॉर्म में यहाँ ट्रैवल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस पॉइंट से होती है? फोकस से होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो फोकस से होती है, और जो नियरेस्ट टू द फोकस जो फोकस के एकदम ऊपर होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। ये सिर्फ हमारी लिथोस्फेयर में होता है, ध्यान रखना। लिथोस्फेयर में क्यों होता है? बिकॉज लिथोस्फेयर में लिथोस्फेरिक स्लेब्स होती हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स। आगे हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। सीस्मोग्राफ जो है रिकॉर्ड करता है इन सारी वेव्स को। दो टाइप की वेव्स होती है, एक तो बॉडी वेव होती है और एक होती है हमारी सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स भी हमारी दो टाइप की होती है। देखो, बॉडी वेव्स का मतलब है जो बॉडी में चलेंगे, और सरफेस वेव्स का मतलब है जो अर्थ के सरफेस पे चलेंगी। ये हमारी सरफेस हो गई और ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। बॉडी वेव्स हमारी दो टाइप की, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब होता है जो प्राइमरी हैं, जो पहले आएंगी, ठीक है। एस वेव्स का मतलब है जो सेकेंडरी, जो बाद में आएंगी, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन वेव्स की प्रॉपर्टीज़ से बेसिकली हम पता लगा पाए कि इंटीरियर कैसा है हमारे अर्थ का। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन वेव्स के। तो पहले वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड जो होगा उसमें जो वेव्स की स्पीड है वो कहीं ना कहीं चेंज होती है, ठीक है। पी वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती है सारी मीडियम्स में, वहीं एस वेव जो है वो ओनली ट्रैवल करती है सॉलिड में, ऐसा हमें पता चला। सही, जो सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में करेगी, और पी वेव सारी मीडियम में कर सकती है, लेकिन मीडियम जैसे होगा तो उनकी वेलोसिटी, उनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब भी होता है स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। हम बात करते हैं शैडोज की। तो हमने क्या करा, इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए तो हमारा अर्थ है, अर्थ में हर जगह सीस्मोग्राफ रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, जैसे अर्थ को आया हमने मेजरमेंट करी, 2-4 बार हुआ, ऐसा एक बार में नहीं। और हमने देखा जो पी वेव है, जब भी हमारा जैसे यहाँ से अर्थ को आया तो जो 105 से लेके 145 है उसके बीच में जो है जो हमारा पी वेव है वो हमें नहीं दिखती है, ठीक है, नहीं दिखती। और वहीं पे जो एस वेव है वो 105 एंगल यहाँ से भी उसके बाद दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमने पाया, तो इसी को हम शैडो वेव कहते हैं, जहाँ पे हमारी वेव्स नहीं आ रही। तो पी वेव में ये हमारा शैडो वेव है, ठीक है, शैडो जोन है, सॉरी। एंड ये हमारा एस वेव में ये है, बिकॉज ये सिर्फ सॉलिड से ही करती है ट्रैवल, है ना। ऐसा ही था ना, हाँ, उन ट्रैवल ओनली। तो इसका मतलब है यहाँ जहाँ तक ट्रैवल करा है वहाँ तक सॉलिड पार्ट है, उसके बाद कहीं ना कहीं मीडियम चेंज हो रहा है, लिक्विड होगा, या फिर कहे तो गैशियस तो नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट लिक्विड ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चल तो रही लेकिन मीडियम में थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज कहीं ना कहीं मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की। तो बहुत टाइप के होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स के कारण आए, वॉल्केनिक मतलब वॉल्केनो एकदम से धमाका हुआ, जब वॉल्केनो एकदम से ऊपर आया तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आया। कोलैप्स मतलब कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कोलैप्स कर जाता है, नीचे गिर जाता है। एक्सप्लोजन मतलब जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बॉम्ब धमाका हो गया, ठीक है। रिजर्वर इंड्यूस, जैसे कि डैम्स वगैरह होते हैं, जब डैम्स वगैरह होते हैं एकदम से वो टूट जाते हैं, या फिर पानी का बहाव मतलब उन्हें तोड़ देता है, तो एकदम से वो भी एक तरीके का अर्थक्वेक ला देते हैं। मेजर कैसे करते हैं अर्थक्वेक को? तो मेजर करने के लिए अर्थक्वेक को दो हमारे हैं, दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड है, रिचर स्केल जिसको हम कहते हैं, इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं मर्काइल स्केल, ठीक है। तो रिचर स्केल बेसिकली मैग्नीट्यूड मतलब कितनी शक्ति से आया है, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना नुकसान उसने करा है, नुकसान। तो ये नापते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूँ इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे अर्थक्वेक के। तो सबसे पहला है ग्राउंड शेक करता है, लैंड एंड मड जो है स्लाइड कर जाती है, सॉइल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ग्राउंड लर्चिंग हो जाती है, ठीक है। एवलांचेस जो ग्लेशियर है वो एकदम से इकट्ठे मूव कर जाते हैं, ग्राउंड जो है डिस्प्लेस हो जाती है, फ्लड आ जाता है डैम से, ठीक है, जो डैम्स टूट जाएंगे तो फ्लड आ जाएगा, फायर्स भी लग सकती हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ गिर सकते हैं, सुनामी भी बना सकती है अगर हमारा दैट इज़ अंडर द हमारे ओशन जो है, ओशन के अंडर जो है अर्थक्वेक आता है तो बड़ी बड़ी वेव जनरेट होती हैं जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शंस करते हैं, जिसको हम सुनामी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है, तो हमारा क्रस्ट है सबसे ऊपर, जो कि डिफरेंट है हमारे ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल में, ठीक है। तो ओशनिक का जो क्रस्ट है वो ध्यान रखना कि वो थिनर होता है लेकिन हैवी होता है, ठीक है। वो थिनर है लेकिन वो हैवी है। थिनर एंड हैवी क्यों है इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें अच्छे से पता लगेगा। मेंटल जो है वो सोर्स होता है हमारी मैग्मा का, ठीक है, और ये हमारे एस्थेनोस्फेयर जो है वहाँ से हमारा मैग्मा आता है, ठीक है, इस लेयर से। आउटर लिक्विड है, इनर हमारा सॉलिड है, ठीक है। तो ये हमारा क्रस्ट हुआ, ठीक है, और ये हमारा मेंटल है, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा सा क्या है, ऊपर इज़ लिक्विड और ये वाला क्या है, सॉलिड।
ठीक है। कोर की अगर मैं बात करूँ, कोर भी हमारा 2 है, आउटर इज लिक्विड है और इनर हमारा सॉलिड है। प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा नहीं होता हर बार, ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर, देखो जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है एंड प्रेशर बढ़ता है, तो बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है। पर हमेशा ऐसे नहीं होता है कि देखो प्रेशर बना, ठीक है, वो लिक्विड हो गया है, फिर अब उसके बाद वो सॉलिड क्यों हो गया, क्योंकि साथ में प्रेशर भी बन रहा है। कोई भी चीज़, जैसे किसी भी चीज़ पर हम प्रेशर से, गैस पे प्रेशर लगाते हैं, जैसे CO2 गैस है, उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो आइज़, ड्राई आइज़ में कन्वर्ट हो जाती है ना सॉलिड में, तो वही वाली बात है। तो इस तरीके से प्रेशर हुआ तो सॉलिड, अब और प्रेशर लगा दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो यहाँ पे आउटर कोर लिक्विड हो गई। फिर इनर कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो सॉलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से ही हमारा ये, इसको निफे लेयर कहते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्रस्ट है जिसमें सियाल है। सियाल का मतलब था सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये हमारा ये रहा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में बेसिकली थोड़ा सा कोर, थोड़ा सा ना अपर मेंटल भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारे इसके बीच में होती है सी, ओशन एंड उसके बीच में जो लेयर है उसको हम कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। वहीं पे क्रस्ट एंड मेंटल में जो है उसको हम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ध्यान रखना है। फिर अपर मेंटल शुरू होता है, थोड़ा सा पतला सा लेयर है एस्थेनोस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वैसे मेंटल, उसमें सीमा है, सीमा मतलब है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें, ये अच्छे से रटना है। ये जो हमारा चार्ट है ये लोअर मेंटल है, इसको मीसोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बेरेस्फीयर है, ये हमारा उसमें आउटर कोर इनर कोर जिसमें निफ होते हैं, मतलब NiFe, रिकॉल दैट, निकल एंड आयरन, ठीक है। और इसको लेमन डिस्कोंटी, इसको गुटरबर्ग, इसको रेप्टाइट, ठीक है। तो इसको याद रखना CmRgl। उसके अगर हम बात करें वॉल्केनिक एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे जो वॉल्केनोज हैं वो भी कहीं ना कोई कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो एक हमारा शील्ड वॉल्केनोज हैं जो कि बसाल्ट फ्लो होता है, जिनका मतलब बहुत ही क्या होता है, गाढ़ा फ्लो होता है। एग्जांपल हवाएं, तो ये ऐसी शेप देते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाते, तो शील्ड टाइप, ठीक है, प्रोटेक्शन की शील्ड। कंपोजिट जो है विस्कस लावा होता है। बसाल्ट में तो थोड़ा सा पतला, सॉरी विस्कस मतलब ज़्यादा गाढ़ा होता है। यहाँ पे लेयर फॉर्म हो जाती है, लेयर ज़्यादा फॉर्म हो जाती है, इसलिए वो ऐसे ही गिरता है, ज़्यादा फैल नहीं पाता। प्लस कॉल्डेरा होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव जब से वो धमाके से निकालता है तो कोलैप्स जो है अपने आप पे ही कोलैप्स हो जाता है, और एक तरीके का चैम्बर, और हाँ गड्ढा फॉर्म करता है। और इसका जो चैम्बर होता है नियर थोड़ा मैग्नो, मतलब ये जो थोड़ा पास होता है, थोड़ा दूर है, ये भी दूर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस की, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली फ्लूइड होते हैं और वो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। एग्जाम्पल टिकन ट्रैप, तो इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से है और बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मिड ओशन रिजेस होते हैं, तो मतलब ओशन में जो है एक तरीके से चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे वॉल्केनिक है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिजेस, ठीक है। आगे बात करते हैं वॉल्केनिक इंट्रूसिव फॉर्म्स की। तो हमारा ये क्या होता है, ये कूल होते हैं इनसाइड, ठीक है। वॉल्केनिक इंट्रूसिव फॉर्म्स होते हैं जो कि अंदर बने हैं, तो कूल हो गए इनसाइड, और अपीयर होंगे सरफेस में जब डिन्यूडेशन, जब हमारी ऊपर की लेयर्स जो है डिन्यूड हो जाएंगी, इरोड हो जाएंगी, तब वहाँ से वो हटेंगी और नीचे वाले स्ट्रक्चर ऊपर आएंगे, ठीक है। हमारे बैथोलिथ्स होते हैं, ये डूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिग डूम्स, ठीक है। लैपोलिथ्स होते हैं, ये छोटे डूम्स और थोड़ी सी पाइप से कनेक्टेड होते हैं। सिल्स या कहें तो शीट्स जो होती हैं वो हमारी इस तरीके से वर्टिकल होती हैं। डाइक्स हमारी हॉरिजॉन्टल होते हैं। एंड लैपोलिथ एंड पैकोलिथ जो होते हैं वो थोड़े से वेवी, इस तरीके से एंटिक्लाइन सिंक्लाइन में फंसे रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 3 जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में है। तो बेसिकली हम कैसे समझेंगे कि किस तरीके से हमारा ओशन एंड कॉन्टिनेंट जो डिस्ट्रीब्यूट है, उसके ऊपर कुछ इवेंट्स जो हमें देखना। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये देखेंगे, उसके बाद हमारा कन्वेंशनल करंट थ्योरी आती है, वो देखेंगे। मैपिंग होती है ओशन फ्लोर की, जिससे हमें बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आता है, उसके बाद हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का। तो होता क्या है, बेसिकली ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो एक थ्योरी दी गई जिसमें बोला गया पहले जो अर्थ है उस पर एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, और एक ओशन था जिसको हम पेंथलासा बोलते हैं। पेंजिया हमारा उसके बाद ब्रोक होता है लोरेशिया एंड गोंडवाना में। ये ठीक कर लेना, मेरे गलती से प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर ही ब्रेक डाउन होता है और इंडिया जो है इससे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ के एविडेंस जो है सपोर्ट में मिले हैं, उन्होंने दी हैं। एक थिंकर थे जिग्सॉफिट, जो इसको हमने अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो है वो बोलते हैं। आप एकदम से जो ये वाला पार्ट है हमारे समथिंग लाइक दैट साउथ अमेरिका का, एंड जो हमारा
इस तरीके का कुछ हिस्सा है, ठीक है, हमारे नॉट थोड़ा सा ऐसे हमारे साउथ अफ्रीका का। तो अगर आप इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ज्वाइन करोगे तो एकदम से क्या है, जिगसॉ मतलब पजल की तरफ फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और भी दिए रॉक्स ऑफ सेम एज, ब्राज़ील एंड वेस्टर्न अमेरिका। तो जो हमारा वेस्टर्न अफ्रीका है, मतलब ये वाला हिस्सा है जो, प्लस में जो ब्राज़ील वाला ये वाला पार्ट है, उस पर क्या मिले हैं, सेम हमारे क्या मिले हैं आपको, रॉक भी मिल जाएंगे सेम एज के, ठीक है। उसके बाद तिलाइट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स टाइप है ये, और ये इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन, मेडागास्कर सभी मिलते हैं। वहाँ पे देखें तो इस तीनों ही जो चीज़ें हैं, चारों चीज़ें वो अपने आप से काफ़ी दूर हैं, राइट। गोल्ड डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें जो है डिपॉजिट्स मिलते हैं घाना में, लेकिन जो सोर्स रॉक है उनका ब्राज़ील में है। तो हमें जो है यहाँ पे कहीं जो है घाना इज़ समवेयर हियर, और यहाँ पे हमें मिलते हैं गोल्ड के डिपॉजिट्स, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो हमारा उसकी जो सोर्स रॉक है, हमेशा रॉक से आता है गोल्ड, तो वो क्या है ब्राज़ील में पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें फॉसिल्स भी, एग्जांपल लमूज जो है इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया, फॉसिल्स में है अफ्रीका। देखो इंडिया यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, ठीक है, एंड हमारा ऑस्ट्रेलिया तो और भी नीचे है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का है। तो सेम कैसे आ गए हैं, सेम एनिमल्स तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते, कंडीशंस भी डिफरेंट है। उसके बाद इन्होंने कुछ एविडेंस दिए कि भैया इस वजह से हम ऐसा मानते हैं, जो मेरी थ्योरी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद इन्होंने बताया कि किस वजह से वो ड्रिफ्ट करें हैं, तो उन्होंने बताया पोलर फ्लिंग रोटेशन के कारण अर्थ की, एंड हमारे टाइडल फोर्स की वजह से हुए हैं, ठीक है। टाइडल फोर्स किसकी है, हमारे सन एंड मून की, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों फोर्सेस को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने बोला कि भैया इतने से हमारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये तो फोर्स बहुत कमज़ोर है। अगर आप बोल रहे हो कि मतलब कॉन्टिनेंट चलो मान लिया ड्रिफ्ट हुए हैं, लेकिन ये तो फोर्स तो बहुत कमज़ोर है, तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद कन्वेंशनल जो है हमारी करंट थ्योरी आती है, जो कि क्या बोलती है, इसी की फोर्स को करेक्ट करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि कन्वेक्शंस जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे, मेंटल में, एंड वो क्या होते हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अंदर है, अंदर हीट है, अर्थ की हीट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट ऐसे उबाले मार रहा है, जैसे चाय उबालती है, ठीक है, ऐसे उबाले मार रहा है, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड क्रस्ट है, तो उबाले मार के वहीं पे इस तरीके से घूम रहा है, वापस सेटल हो जा रहा है, वापस उस में मिल जा रहा है जो हमारा मैग्मा है, उसके बाद दोबारा से एक साइकिल से बना रहा है। इस तरीके से कन्वेंशनल करंट उठ रहे हैं एक तरीके से अंदर, उसी की वजह से एक फोर्स लग रही है, हमारे क्रस्ट के ऊपर एक प्रेशर आया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। ऐसा ही बताती है, ठीक है, उसको सही माना जाता है। उसके बाद हमारी मैपिंग होती है ओशन फ्लोर की, तो ओशन फ्लोर को बेसिकली हम थोड़ा सा और जानते हैं, और मैपिंग होती है, वो ऐसा पाया जाता है कि वो प्लेन नहीं है। पहले माना जाता था कि वो प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस मिथ से हम पीछा छुड़ाएं, और वो बताते हैं कि 3 मेजर डिवीजन करते हैं ओशन फ्लोर का। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट शेल्फ, स्लोप्स, राइज, डीप ओशनिक ट्रेंचेस पढ़ेंगे, अबाइसल प्लेन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्जिन्स तो मतलब कहीं ना कोई कॉन्टिनेंट से लगता हुआ हिस्सा है, प्लेन्स मतलब जो प्लेन वाला एरिया है, मिड ओशनिक रिजेस हम पहले भी पढ़े हैं, दिस चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। आगे हम डायग्राम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा कॉन्टिनेंट है, जब हमारा कॉन्टिनेंट थोड़ा सा कॉन्टिनेंट की ही ये कॉन्टिनेंट की ही वो है, दैट इज़ अ ज़मीन है, उस पर हमारा क्या है, ओशन चढ़ा हुआ है थोड़ा सा। कॉन्टिनेंट की ज़मीन है लेकिन ओशन उस पर चढ़ा हुआ है थोड़ा सा, उसको कॉन्टिनेंट शेल्फ बोल रहे हैं। उस पर कॉन्टिनेंट स्लोप किसको बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा इस तरीके से स्लोप में है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो स्लोप में है, एंड उसके बाद अबाइसल प्लेन्स ये है हमारे, और ये हमारे मिड ओशनिक रिजेस हैं, दीज आर काइंड ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। होते क्या हैं ये मिड ओशनिक रिजेस, क्या होते हैं बेसिकली, ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इंटरकनेक्टेड चेंज ऑफ माउंटेन्स की ऐसी चेन है जिसमें से क्या हो रहा है, इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, और ट्रेंचेस हमारे ये होती हैं, गड्ढे होना, ठीक है। अभी क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में नहीं बात करी, हमने सिर्फ ये देखा कि ओशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। तो एक और इवेंट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, तो उसका रीज़न देता है कि कैसे स्प्रेड होता है, बिकॉज ऑफ द मिड ओशनिक रेंजेस, जहाँ पे हमने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे समझ आएगा कि कैसा ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो सी फ्लोर है स्प्रेड कर रहा है, और कहाँ से फ्लो कर रहा है, मिड ओशनिक रेंजेस के कारण कर रहा है। तो वो ऐसा ऑब्जर्वेशन निकलती है कि जो रॉक्स है ना इक्विडिस्टेंट बोथ साइड, जो हमारी रॉक्स है जिसमें मिड ओशनिक रिजेस ये हैं, तो उसके साइड की जो रॉक्स है ना, जैसे कि ये वाले रॉक वन ये सेम एज की है, उसके बाद ये वाली सेम एज की, उसके बाद ये सेम एज की हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनके पास, ठीक है। ओशनिक जो क्रस्ट है वो यंगर भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ऐसा भी माना जाता है कि मतलब यंगर कैसे हो सकती है, ठीक है। तो यंगर है ऐसा कैसे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर क्रस्ट जो हमारा स्ली फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा होगा, यहाँ पे क्रस्ट नया वाला निकल रहा होगा मैग्मा, तो नहीं स्प्रेड बना रहा होगा। प्लस में जो सेडिमेंट्स हैं ओशंस पे वो थिनर भी हैं दैन कॉन्टिनेंटल, तो हमें ये पता चलता है। तो बेसिकली यहाँ से ये थ्योरी आती है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड भी हो रहा है, लेकिन हमने बात कर रही थी जो ओशनिक जो हमारी क्रस्ट है वो हमारा क्या है, थिन भी है,
प्लस में वहाँ पे सेडिमेंट्स भी थिनर हैं, प्लस में ओशनिक क्रस्ट यंगर भी है। अब ये है क्यों? तो ये सारी जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का इससे क्या होता है, तो कंक्लूड होता है कि कांस्टेंट क्या होता है, इरप्शंस एंड डिपार्चर हो रहा है ओशनिक क्रस्ट का। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि जहाँ पे ट्रेंचेस हैं वहाँ पे जो है ये बड़ा हुआ मतलब जो हमारी ओशन क्रस्ट है वो जाके क्या कर रही है, मैग्मा में दोबारा से मिल जा रही है, घुल जा रही है, ठीक है। और ओशन जो है मिड ओशनिक रिजेस है, यहाँ से हमारे जो है नई क्रस्ट जो है फॉर्म हो रही है, ठीक है। ऐसा हमें कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। तो लास्ट जो एक इवेंट है वो होता है कि कॉन्टिन्यूस जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो हमारी हो रही है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, हो रही है कन्वेंशनल उसके कारण हो रही है, वो भी ठीक है। लेकिन वो क्या हो रही है, हमारी प्लेट्स की हो रही है, ठीक है, ना कि हमारे कॉन्टिनेंट्स की नहीं हो रही। वो बोलते हैं कि प्लेट्स पे हो रही है, जो हमारी पूरी जो हमारा पूरा अर्थ है वो प्लेट्स पे समाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है। तो किस किस टाइप की मूवमेंट हो रही है? सबसे पहले डाइवर्जेंस, मतलब एक दूसरे से अलग जाना, ठीक है। तो ये हमारी जैसे कि मिड अटलांटिक रिजेस में हो रही है, और इनको हम स्प्रेडिंग साइड्स कहते हैं। जब एक दूसरे से दो प्लेट्स दूर जाएंगी तो नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है जो आपस में एक तरीके से भिड़ रही हैं, बस इस तरीके से इनका मूवमेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब है जो एक दूसरे में घुस रही है, बिल्कुल, ठीक है, इसमें घुस रही है, इसमें घुस रही है। यहाँ पे सबडक्शन जोन बनेगा, और यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं। सबडक्शन का मतलब एक प्लेट यहाँ पे डूबेगी, वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये डूबती गई, बट हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा है, अगर हमारी दो एक ओशनिक है, जो हमारी एक है एक जो प्लेट है वो ओशनिक है, और एक जो हमारी प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलता है कौन सी ओशनिक है? देखो, जो जिस पे ओशन है वो ओशनिक, जिस पे कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंटल। अगर वो दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ओशनिक है वो डूब जाएगी, क्योंकि वो भारी होती है, हमने अभी देखा था, थिनर होती है, लेकिन क्या होती है, ज़्यादा भारी होती है। एंड कॉन्टिनेंटल लाइट होती है, तो ये क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। इसकी वजह से ट्रेंचेस भी बनेंगे जब ये जाएगी, जैसे कि ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, ये हमारी होती। तो जब ये जाएगी तो ये तो इस तरीके से ट्रेंचेस भी बनाएगी, खाइयाँ बनाएगी, प्लस में यहाँ पे क्या करती है कि माउंटेन्स बना देती है। एग्जाम्पल इसका एंडीज, तो एंडीज के यहाँ पे जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ठीक है, तो ये हमारा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स की चेन है, यहाँ पे ट्रेंचेस भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे माउंटेन्स की चेन भी है, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। आगे मैं बात करती हूँ बिटवीन दो ओशनिक प्लेट्स। जब दो ओशनिक प्लेट्स आपस में क्या करेंगी, कन्वर्ज कर रही है, तो हैवी वाली सिंक कर जाएगी, सिंपल कुछ फॉर्म नहीं होगा। बिटवीन दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसे इस तरीके से टकराएंगी तो क्या होगा, फोल्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल हिमालयाज, एग्जाम्पल माउंटेन्स, मतलब यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल हिमालयाज लिखना था, गलती से मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, ठीक है। अब फोर्स क्या होती है प्लेट मूवमेंट की, वो वही कन्वेंशनल सेल माना गया कि एनर्जी जो है वो रेजिडुअल हीट एंड रेडियो एक्टिव डिके से आ रहा है, मतलब जो अर्थ की हीट है उससे आ रहा है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। दो टाइप की प्लेट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और ये सारी जो हमारा मैप है ये हमें अच्छे से याद करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो हमें इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो, मैं बताती हूँ, इस डायग्राम को ना लर्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि टेक अ वर्ल्ड मैप, और उस पर मैप्स को ना ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और तभी सारी चीज़ें जो हैं याद होंगी। ऐसे तो सबको याद है कि वेरेशिया प्लेट है, बट कहाँ कहाँ से जा रही है तो थोड़ा सा देख लो। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जो ये है ना, इसी से हमारा जो है जुड़ा हुआ है टॉपिक है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, जिसमें मोस्टली हम प्लेट बाउंड्रीज़ पे ही हमारे आते हैं, जो प्लेट है उनकी बाउंड्रीज़ पे ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि मिड अटलांटिक रिजेस हुआ, जैसे कि पैसिफिक रिवर ऑफ फाइल, जैसे कि डीप अर्थक्वेक एल्पाइन हिमालयन सिस्टम है, जैसे कि इसमें है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी मिड ओशनिक रिजेस है, इसमें पूरा क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स, यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, और यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी अच्छी खासी होती है, राइट। हॉटस्पॉट बने हुए हैं इसमें काफ़ी आसपास इसके, ठीक है। एंड देन देयर इज रिंग ऑफ फायर इज दिस, तो ये पूरी तरीके से रिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज भी आते हैं यहाँ पे हमारा, एंड एज वेल एज यहाँ पे डीप अर्थक्वेक जोन्स भी हैं, यहाँ पे शैलो अर्थक्वेक भी, यहाँ पे सब कुछ ही है, कुछ चीज़ ना रह रही हो तो बताओ, ठीक है। उसके बाद हमारा है जैसे कि हमने बताया था, दैट इज़ एल्पाइन हिमालयन सिस्टम, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज वही है, बिकॉज ऑफ दी प्लेट्स। जहाँ पे देखोगे यहीं पे क्या हमारे प्लेट्स की बाउंड्रीज पे, तो दोनों मैप्स को आई थिंक इकट्ठा करने में ही भलाई है, तो ठीक है। ना मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, तो मूवमेंट इंडियन प्लेट की कैसे होती है, सबसे पहले वो कन्वर्ज हुई थी टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट इन नॉर्थ। तो पता है कि अभी के टाइम पे कैसी हो रही है, जो हमारा इंडियन प्लेट है, दिस इज़ अवर इंडियन प्लेट, इसमें क्लियर नहीं है, बट जो भी, तो इस टाइम इधर की तरफ ही क्या हो रही है, कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज हो रही है, राइट। जहाँ पे कांटे ना कन्वर्जन जोन है ये, ठीक है।
और यहाँ पे भी क्या हो रही है, कन्वर्ज होती है। डेफिनेटली अब इन दोनों इस साइड पे मतलब एक तरीके से अपनी नॉर्थ में और अपनी ईस्ट में कन्वर्ज हो रही है, तो डेफिनेटली साउथ में और अपनी वेस्ट में क्या हो रही है, हमारी डाइवर्ज हो रही है। यही है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। 4 ही हिस्से होते हैं ना किसी भी उसके, सॉरी दैट इज़ हियर। तो अगर कन्वर्ज हो रही है नॉर्थ में और कन्वर्ज हो रही है ईस्ट में पैसिफिक प्लेट के साथ, तो डाइवर्ज होगी अंटार्कटिका प्लेट में साउथ से और डाइवर्ज होगी अफ्रीकन प्लेट से वेस्ट में, ठीक है। अगला चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स करके है। तो बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक यूनिट है दैट इज़ एलिमेंट होता है। एनिमल से हमारे मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स हमारे रॉक्स में मिलते हैं एंड रॉक हमारी कहाँ मिलती है, क्रस्ट में, ठीक है। तो मिनरल्स क्या नेचुरली अकरिंग एक ऑर्गेनिक या फिर कहें इन नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है जिनके पास एक ऑर्डर में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उनके पास एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। बेसिक सोर्स जितने भी मिनरल्स का है वो या फिर तो मैग्मा है या फिर लेयर्स है, कहें तो फॉसिल्स हैं, ठीक है। दो चीज़ों से हमारे जो है मैग्मा बनते हैं। क्लासिफिकेशन में करूँ मिनरल्स का, तो हमारे मेटलिक होते हैं जिसमें मेटल्स होते हैं, नॉट मेटलिक होते हैं जिसमें मेटल नहीं होते हैं। मेटलिक में हमारे 3 टाइप के हैं, दैट इज़ प्रीशियस, फीरस, नॉन फीरस। फीरस मतलब जिसमें आयरन है, इसमें आयरन नहीं है, ठीक है। रॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारे 3 टाइप के हैं। सबसे पहले इग्निशियस है जिनको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, और ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव। अगर अंदर ही जम जाए अर्थ के, ठीक है, तो उसको हम एक तरीके से एक्सट्रूसिव कहेंगे, और बाहर आके जमेंगे तो बाहर आके जमे तो एक्सट्रूसिव, और ये इंट्रूसिव। जो हमारा मैग्मा बेसिकली आता है, ठंडा होता है, तो उससे ही रॉक्स फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री हमारे रॉक्स जो होते हैं बेसिकली जब डिन्यूडेशनल प्रोसेस होता है रॉक पे, जब रॉक है जो इग्निशियस रॉक बनी है टूटेगी फूटेगी, फ्रैगमेंट्स में टूटेगी, फिर कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगी, उस पर प्रेशर एंड ग्रेविटी काम करेगा, जिस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं, और इस तरीके से ये हमारी फॉर्म होती है। इसके 3 टाइप होते हैं। मैकेनिकली जब फॉर्म होता है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली भी हो सकती है प्लांट्स की यूज से, केमिकली मतलब जिन्हें कहेंगे केमिकल प्रोसेस हो रहा है। मैकेनिकल मतलब नेचुरल एजेंट्स जैसे कि रिवर, टेम्परेचर, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों ही टाइप की इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब ये तीनों चीज़ें काम करती हैं, उसकी वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब टूटती हैं, दोबारा से खुद से बनती हैं। और ये 2 टाइप की होती है, फॉलेटेड लेयर्स में, नॉन फॉलेटेड बिना लेयर्स के, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ रॉक साइकिल का। तो रॉक साइकिल हमारा इस तरीके से है कि किस तरीके से हमारी जो सारी रॉक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हमारा रॉक इग्निशियस रॉक है जिसमें वेदरिंग लिथिफिकेशन होगी, तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद उसमें वी कॉल दिस, ये होगा कंपैक्शन, मतलब प्रेशर वगैरह, टूटेगी, डिपॉजिट होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। हीट एंड प्रेशर लगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी, दोबारा से मेल्ट होकर मैग्मा बन सकती है। ऐसे प्रोसेस बीच में भी हो सकता है कि इग्निशियस रॉक्स पे अगर हीट एंड प्रेशर लगे हो तो वो मेटामॉर्फिक बन सकती है, या फिर मेटामॉर्फिक पे वेदरिंग लिथिफिकेशन प्रोसेस काम करके हो तो वो सेडिमेंट बन सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। फिर सेडिमेंट्री पे हीट एंड प्रेशर वर्क करेगा तो भी वो मेटामॉर्फिक बन सकती है। तो अलग अलग तरीके से एवरी रॉक इज़ कनेक्टेड, दैट इज़ इट।